please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है और धमकी दी है कि अगर पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो 1987 जैसे हालात पैदा होंगे और सलाउद्दीन पैदा होंगे। तो महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर सीधे सीधे बड़ा हमला, जहां पर उन्होंने धमकी दी है कि पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए धमकी दी कि अगर केंद्र ने उनकी पीडीपी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर में 1987 जैसे खराब हालात हो जाएंगे। महबूबा ने धमकी दी कि पीडीपी को तोड़ने पर घाटी में सलाउद्दीन और यासीन मलिक जैसे लोग पैदा होंगे। महबूबा ने साफ किया कि दिल्ली से छेड़छाड़ किए बगैर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। दिल्ली ने 27 की तरह, जिस तरह 87 में उन्होंने यहाँ के अवाम के हुकूक पे, वोट पे डाका डाला, अगर इस किस्म की कोई तोड़फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाउद्दीन ने, एक यासीन मलिक ने जन्म लिया, अगर आज उन्होंने किसी किस्म की, दिल्ली के बगैर कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती है। मेरी जमात जो है वो मुस्तकम है, घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सुलझाया जा सकता है, मगर अगर किसी तरह से दिल्ली ने इसमें मुदाखलत की तो मैं समझती हूँ कि जो 87 के में जिस तरह यहाँ के लोगों के वोट पे डाका डाला गया था, जिस तरह यहाँ से मफ को क्रश किया गया था, अगर इस तरह की कोई कोशिश दिल्ली वालों ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। मैं कह नहीं सकता हूँ कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने बार बार इस चीज़ की मांग की है कि अगर के हर पॉलिटिकल पार्टी जिनके नुमाइंदे असेंबली में हैं वो कहते हैं कि हम हुकूमत बनाने में कोई आज रोल अदा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हाउस को इस तरह रखना उसका फ़ायदा क्या है। और उसके साथ साथ ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला चल रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग भी बंद करिए, तनख्वाहें भी बंद करिए, असेंबली डिसॉल्व करिए। जब हालात ठीक होंगे, जब सिविलियन किलिंग्स रुक जाएंगी, जब लोगों में जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा, उसके बाद हम इलेक्शन पे बात कर सकते हैं। तब तक तो उस पर भी बात करना जो है वो बेबुनियाद है। और हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया के डेप्यूटी मैनेजर एडिटिंग जुड़ रहे हैं, सुमित अवस्थी। सुमित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 3 साल सत्ता में रहने के बाद अगर इस तरह के तेवर अपनाए जा रहे हैं, कश्मीर के हालात देखें तो कहा जाए कि कश्मीर बारूद के ढेर पर बैठा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। महबूबा मुफ्ती से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उनकी अपनी पार्टी में ही डिसिडेंस है। आपको याद होगा कैमरे में खुलकर उन पर इल्जाम लगाया कि ये भाई बहन की पार्टी हो गई है, मामा भांजे की पार्टी हो गई है। कहीं ना कहीं दिक्कत पीडीपी के अंदर चल रही है। पीडीपी की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अगर सीएम नहीं रह पा रही है महबूबा मुफ्ती तो उनके विधायकों में रोष है। उनके विधायक चाहते हैं कि सत्ता का जो मजा चला आ रहा था पिछले इतने सालों से, 2-3 साल से, वो आगे भी चलता रहे। लेकिन मुझे ये कहना है कि सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी सलाउद्दीन और यासीन मलिक का नाम लेकर, ये बेहद आपत्तिजनक है। आप हिंदुस्तान के आईन में भरोसा करते हैं, हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेकर आप मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर आप धमकी देते हैं कि अगर मेरी पार्टी में तोड़फोड़ होती है तो वो दिल्ली की मर्जी से होगी। और फिर हम नहीं, एक तरफ आप इशारा करते हैं कि फिर से घाटी में आतंकवाद और मिलिटेंसी की घटनाएं बढ़ जाएंगी। सलाउद्दीन जिस वक्त हुआ था 80s के दशक में, ये बयान बेहद आपत्तिजनक है। अपनी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी से उनका गुस्सा जायज हो सकता है। इस वक्त महबूबा मुफ्ती के जितने कॉर्डियल संबंध बीजेपी के साथ हैं उतने घाटी की किसी और पार्टी के साथ नहीं है। ना उमर अब्दुल्ला बात कर सकते हैं, ना कांग्रेस बात कर सकती है। तो महबूबा मुफ्ती को सीधे बीजेपी के आला नेताओं से, प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, राम माधव से बात करनी चाहिए थी और इस चीज को रिजॉल्व करना चाहिए था, बजाय इसके कि पब्लिक में आके वो धमकियां देती। जी, आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, दिल्ली ने कभी भी तोड़ने की बात नहीं की है। हम किसी के घर को क्यों तोड़ेंगे, हम क्यों किसी के घर को बर्बाद करेंगे। लेकिन अपने घर का ख्याल रखना, अपने घर को बना के रखना, ये उस घर के मालिक का काम होता है। दूसरों का काम नहीं है कि उसके अपने घर को आके बना के रखना है। लेकिन दिल्ली किसी भी प्रकार से किसी को तोड़ने की साजिश नहीं करता है। हाँ, हमारी कोशिश जोड़ने की होती है। हम चाहते हैं प्यार हो, अमन हो, भाईचारा हो, लोग इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। हमने तो सरकार बनाई थी और सरकार इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई थी। हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की बेहतरी हो, लोगों में आपस में प्यार हो, ये दहशत का माहौल ख़त्म हो, अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स के पैसे, फंड्स
नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए दिए हैं वो लगे नहीं, काम अधूरे पड़े हैं, काम स्टार्ट नहीं हो पाए। आज भी जम्मू कश्मीर सरकार के पास खरबों रुपया जो दिल्ली ने दिया वो पड़ा है, उसको लगाना, उसको डेवलपमेंट करनी थी ना, लोगों को उनका हक देना था। वहाँ तो हम नाकाम रहे और हम दिल्ली को डराने की बात करेंगे कि अगर वहाँ से कोई और हुकूमत बन गई, किसी की बन गई, तो वहाँ दहशतगर्द आ जाएंगे, शेख सलाउद्दीन आ जाएगा, यासीन मलिक आ जाएगा। इस किस्म की बयानबाजी करना मेरे ख्याल में एक बहुत सीनियर लीडर जो रियासत जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला रही हैं और जो दिल्ली के अंदर लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, मेरे को नहीं लगता कि इतने बड़े लीडर को इस प्रकार का बयानबाजी देना चाहिए। और बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुगल जी, आपने सुना होगा महबूबा मुफ्ती खुलेआम केंद्र सरकार को धमकी दे रही हैं कि अगर पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम बुरे होंगे। आपका क्या कहना है? ऐसा देखिए, मुझे लगता है ये निराशा और हताशा में दिया हुआ बयान है। अगर महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और एमएलए को नहीं संभाल पा रही हैं तो ये ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ना चाह रही हैं और फोड़ रही हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात पर जब काबू नहीं कर पाता है तो वो भारत विरोधी गतिविधियां जो हैं उस पर ज्यादा ध्यान देता है और ऐसे ही जो महबूबा मुफ्ती है वो अपने अंदरूनी हालात, जो घर के हालात हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ रही हैं। मुझे इतना ही कहना है कि जो इन्होंने धमकी दी है यासीन मलिक और सलाहुद्दीन की, ये बिल्कुल निंदनीय है। भारत देश और कोई भी कश्मीर का जवान जो है वो इसे कभी पसंद नहीं करेगा। लेकिन जुगल जी, 3 साल आप भी सत्ता में रहे हैं पीडीपी के साथ, अगर उसके बाद इस तरह की बयानबाजी होती है या इस तरह के हालात निकल कर आते हैं कश्मीर के, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की भी नाकामी है इस पूरे मामले में। ऐसा है कि हमने पूरे प्रयास किए हैं कि कश्मीर के हालात जो हैं वो ठीक हों और वहां पर अमन और शांति का माहौल बनाया जाए। जब हमने देखा कि नहीं, कुछ हालात जो हैं वो हमसे काबू नहीं हो पा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती का सहयोग जो है वो पार्टी को नहीं मिल पा रहा है, तो आप मानते हैं कि आपका गठबंधन नाकाम रहा? नहीं, जब तक हम रहे हैं हमने प्रयास किया है गठबंधन को आगे बढ़ाने का और डेवलपमेंट का दौर जो है वो चलाने का, और डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीडीपी के साथ सरकार बनाई हुई थी। जब हमने देखा कि हम उसमें घुटन महसूस कर रहे हैं तो हम बाहर आ गए। जुगल जी सुनिए मेरी बात, मैं सुमित अवस्थी बोल रहा हूँ। एक बात समझाइए दर्शकों को कि ऐसी क्या खटास आ गई रिश्तों में कि आप पर महबूबा मुफ्ती इल्जाम लगा रही हैं कि आप सलाउद्दीन पैदा कर देंगे घाटी के अंदर, आप यासीन मलिक पैदा कर देंगे। बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी देश राष्ट्रीय वाली पार्टी कहती है, उस पर ये इल्जाम लगा रही है आपकी सबसे करीबी सहयोगी। 1 महीने पहले तक आप सरकार साथ में चला रहे थे कि आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आप घाटी में सलाउद्दीन पैदा करने वाले हैं। ये बात चिंताजनक है देश के लिए, कि आपको समझाना होगा। सुनील अवस्थी साहब, मेरी बात सुनिए। ये देश और दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस रास्ते पर चल रही है और वो क्या करना चाहती है कश्मीर में। ये जो महबूबा मुफ्ती का बयान है, ये अपनी पार्टी को टूटते देखकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है। ये इसकी अपनी खुद की नाकामी है, अपना घर संभाल नहीं पा रही है और केंद्र पर दोष दे रही है। क्या बात कर रहे हैं जोड़ने की जुगल बात जी, अगर वो नहीं संभाल पा रही है, अगर वो अपना घर नहीं संभाल पा रही हैं तो घर को संभालना उनका काम है, समझ में आता है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आपके तमाम नेता पीडीपी नेताओं के संपर्क में है कि नहीं है? पीडीपी के विधायकों से लगातार आपकी बैठकें चल रही है कि नहीं चल रही है? वहाँ पर क्यों हमारे साथ संपर्क में नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये निराधार आरोप है, ये आरोप निराधार है। कहीं कोई किसी के साथ बैठ के नहीं चल रही हैं और उनके भी एमएलए का मैंने अभी सुना, टीवी पे आ रहा था, आप ही बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमारे साथ कोई संपर्क में नहीं है और हम खुद इस पार्टी और इसी पार्टी की अध्यक्षा से दुखी थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। मैं अभी सुन रहा था टीवी पर, हमारे कोई किसी के साथ संपर्क नहीं है। फिर विधानसभा को आपने रिजॉल्व क्यों नहीं कर दे रहे हैं? बोलिए केंद्र सरकार को, बोलिए राष्ट्रपति को, बीजेपी की तरफ से औपचारिक तौर पर कि विधानसभा भंग की जाए, दोबारा चुनाव कराया जाए। क्यों हॉर्स ट्रेडिंग की जगह छोड़ी हुई है? क्यों? वो भी हो जाएगा महाराज, वो भी हो जाएगा। लेकिन अब जुमे 4 दिन तो हुए हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और फिर अचानक आप लोग इस तरह की बात, आपके ऊपर इल्जाम लगने लगते हैं कि आप सलाउद्दीन पैदा करने वाले हैं। अब अवस्थी साहब, आप मेरी बात सुनेंगे। ऐसा है कि अभी जुमा 4 दिन हुए हैं, गवर्नर महोदय और उनके जो टीम है वो काम कर रही है और लोगों को विश्वास है कि ये अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं।
अभी उनको देखना होगा कि वो जम्मू के हालात को संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते हैं। अगर संभाल पाते हैं तो वो थोड़े दिन और आगे बढ़ेंगे। पहले भी तो सरकार चुनी हुई सरकार ही थी, अगर कल चुनी हुई सरकार आ जाएगी अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, लेकिन अगर 4 दिन हम आपकी मंशा क्या है जुगल जी? आपके विरोधी मुझसे बेहतर जानते होंगे। मेरे साथ ताज मोइनुद्दीन साहब जुड़ गए हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। ताज मोइनुद्दीन साहब, क्या लगता है बीजेपी पर जो इल्जाम लग रहा है कि आप पीडीपी को तोड़फोड़ कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती लगा रही हैं और सलाउद्दीन जैसे हालात पैदा कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस की क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं कहूँगा बीजेपी की तो ये पुरानी आदत है। आप गवाह देख लीजिए, आप कहीं देख लीजिए, इनका काम ही है कि विधायकों को खरीदना और अपने ये करना। 60 वर्षों में क्या किया? वो 60 वर्ष की बात छोड़िए, आप इस वक्त की बात कीजिए। ये आपके 4 साल जो है, 4 साल में सुनिए, 4 साल में जो आपने किया है सारी दुनिया जानती है। वो कोई भी इलाका आपके 2 सीटें हो के आप इसमें आ गए, सत्ता में आ गए, तो ये तो सारे जानते हैं कि आप सत्ता के कितने भूखे हैं। आप ना अपने जो आपके सहयोगी होते हैं ना उनका ख्याल करते हैं, और ना आपके कोई उसूल है, ना आपके कोई मॉरल्स हैं। आप तो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, चाहे इस तरीके से आए उस तरीके से आए। क्यों नहीं असेंबली डिसॉल्व हो रही? क्यों नहीं नए इलेक्शन हो गए? अभी सत्ता से 5 साल ही आप बाहर रहे हैं, अभी थोड़ा इंतजार करें, अभी 10 साल और आपको बाहर रहना है। मेरी बात सुनिए, हमारा आईन ये कहता है कि अगर कोई पार्टी नहीं बन सकती है, कोई हुकूमत नहीं बना सकती है, तो आप ने डिसॉल्व कर देनी है असेंबली। ये जो महबूबा ने बात की है कि 87 में सलाहुद्दीन और यासीन मलिक को पैदा किया, ये कांग्रेस की देन है या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ हमसे गलतियां हुई। ये जो महबूबा ने 87 की बात की है, उसने कौन सा सरकार में? अगर देश यही गलतियां दोहराता रहेगा तो मानते हैं ना आपके भाई कांग्रेस ने गलती की थी 87 में? जुगल साहब ताज साहब ने बहुत ईमानदारी से मान लिया कि हमसे गलतियां हुई हैं। मैं अब आपसे पूछता हूँ जुगल किशोर जी, नहीं आप ही मानिए, आप ही मानिए। ये तो ताज मोइनुद्दीन साहब कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद बोल रहा हूँ जुगल किशोर सुनिए मेरी बात। ताज मोइनुद्दीन तो मान रहे हैं, जुगल जी आप भी मानिए कि आपसे गलती हुई। पहली गलती, आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। दूसरी गलती, बगैर किसी मतलब के सरकार विड्रॉ अपना सपोर्ट विड्रॉ किया। और तीसरी गलती, हाउस को जिंदा रखा हुआ है। हाउस को क्यों नहीं भंग कर दे रहे हैं? खत्म करिए। ऐसा है कि भाई डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर जम्मू और कश्मीर में जो एक मैंडेट आया था, उसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई हुई थी और जम्मू के लोगों के हित में सरकार बनाई थी। जब हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हित इसमें नहीं है, तो हम सरकार से बाहर आ गए। अब ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, आप चिंता ना करें। जो भी कश्मीर के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, वो जम्मू कश्मीर के हित में बनाई जा रही है। चलिए, मैं बात करना चाहता हूँ। बोलिए सुनिए, मेरा सवाल मेरी बात सुनिए। ताज साहब एक मेरी बात सुनिए। तनवीर सादिक भी जुड़ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तनवीर, आपका भी स्वागत है। लेकिन ताज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पीडीपी की ये धमकी देना, महबूबा मुफ्ती का ये कह देना कि सलाउद्दीन जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, यासीन मलिक जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, क्या ये जायज है? इस तरीके से धमकी देना एक कश्मीर की बड़ी नेता को, क्या कहेंगे आप? इस पर तो रिएक्शन दीजिए आप। बीजेपी को बाद में घेरिएगा। किसको? मुझसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए, जब उसको पुश करोगे वॉल की तरफ, तो वो क्या बोलेगी? आप अगर अपने ये नहीं रखते हो, अपने असूलों पे नहीं चलते हो, एक आपने सारे मुल्क में डंडूरा पीटा है जी, कहीं नजर आती नहीं, सारे देश में डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आती, झूठ और झूठ के सिवा और कुछ नजर नहीं आता है। देखिए, आप कांग्रेस के नेता, आपका एजेंडा होगा बीजेपी को घेरना, आप खूब घेरिए उनको। मेरा सवाल दूसरा है, तनवीर सादिक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तनवीर सादिक, महबूबा मुफ्ती के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ा गया तो घाटी में सलाउद्दीन और तारिक यासीन मलिक जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी? क्या रिएक्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? क्या आप इसको जायज मानते हैं? पहली बात तो ये इससे ये पता चलता है कि फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे है। देखिए, ये उन्हीं को डाकू कहती है, डाका डाले, जिनके साथ ये कल तक एक ही चेयर पे बैठी थी सेक्रेटेरिएट में और एक दूसरे की कस्में लेते थे। अचानक ये आप उनको डाकू लगते हैं, वो एक चीज। और दूसरी चीज,
जो यहाँ सबसे ज्यादा बिट्रेयल और बिटरनेस लोगों में है वो इसकी वजह से है कि इनने अभी इलेक्शन में ये कहा था कि अगर आपको भाजपा को बाहर रखना है तो हमें वोट करें। उसके बाद जो ही इनने इलेक्शन जीता उसके बाद पहले अभी आंख के झुकने से पहले ही उनने बीजेपी के साथ अलायंस करके वो जो सारा जो बिट्रेयल है लोगों को वो लगा, वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे मिलिटेंसी रिबॉर्न हुई। तो इसीलिए मैं आपको साफ शब्दों में ये बोलूं, पीडीपी अगर बिखरे कुछ भी हो जाए, मिलिटेंसी का उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। लोगों को इतनी नफरत है, मैं आपको साफ बता देता हूँ। जो आम लोग बोलते हैं वो इनकी बिट्रेल की वजह से गुस्सा है लोगों को गुस्सा ये है कि जो आज तक हमें एक चीज दिखाती थी आज अचानक वो दूसरी चीज बता रही है। इसीलिए लोगों को अब ये पता चला है पीडीपी और उनके एमएलए पे कोई वो जिसको कहते हैं ना इंटरेस्ट नहीं रहा है लोगों में। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो सस्पेंडेड एजुकेशन है उसको खत्म करके डिसॉल्व कर दीजिए असेंबली, लोगों को फैसला करने दीजिए। बड़ा इल्जाम लगा रहे तनवीर सादिक, आप सत्ता के लिए गठबंधन बना था, पीडीपी ने तमाम अपनी बातों से कॉम्प्रोमाइज किया, वादों से कश्मीर की जनता को धोखा दिया और हाउस को डिसॉल्व करना चाहिए। जुगल किशोर साहब जवाब देंगे अब आप? सुना आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को? जुगल किशोर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम बड़ी देर से सुन रहे हैं। ये जो यहाँ पर बात कर रहे हैं इसमें कोई दम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी उत्सुकता में है कि हम आएंगे तो इन हालात को सारे को सुधार लेंगे। आज तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही है जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस का इसको सहयोग रहा है। और ये जो महबूबा मुफ्ती आज बोली बोल रही है ये कांग्रेस की ही तो बोली बोल रही है। ये कांग्रेस के पढ़ाए हुए तोते हैं जो जहाँ पर ये बयानबाजी कर रहे हैं। इनका अपना घर इनको बचाना है तो इसलिए ये अनाप शनाप पे कुछ भी बोल रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा पहली बात शब्दों के साथ डिबेट करिए, मर्यादा में मर्यादित शब्दों के साथ डिबेट करिए। तनवीर सादिक आपको रिस्पॉन्ड करना तो आप कर सकते हैं। देखिए पहली बार इसीलिए मैं बीच में इनको काटना नहीं चाहता था। पहली बात जब मैंने रेजोल्यूशन की बात की, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इलेक्शन कल हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ और हमारी जमात ये चाहती है कि यहाँ पहले थोड़ा सा जो सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी हो, थोड़ा पीस आ जाए, उसके बाद जो लोगों को, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक एक सिस्टम वापस आना चाहिए, वो हम चाहते हैं। अब जहाँ तक हमारी बात है, देखिए 4 साल पहले तक आपके यहाँ कोई 2 मिलियन के करीब टूरिस्ट आए और यहाँ कोई जो लेवल ऑफ मिलिटेंसी थी वो 5% आई थी, वो 4 साल पहले थी। मैं उसको बेंचमार्क करके तनवीर ताज मोइनुद्दीन, आप दोनों की डिमांड है हाउस को डिसॉल्व होना चाहिए, नए सिरे से चुनाव होने चाहिए। शुक्रिया अदा करूंगा जुगल किशोर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक ये बात पहुंची होगी घाटी के 2 बड़ी पार्टियों की। महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही है, लेकिन पता नहीं बीजेपी ने क्यों हाउस को जिंदा रखा है, क्यों हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का मौका दिया जा रहा है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन एक बड़ी खबर के साथ कि महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया बीजेपी के ऊपर कि अगर उनकी पार्टी को तोड़फोड़ की गई तो घाटी में फिर सलाउद्दीन और यासीन मलिक के हालात के जैसे हालात थे 80 के दशक में, वो फिर पैदा कर रही है। बीजेपी पर बड़ा इल्जाम है। ओवर टू यू, बैक टू स्टूडियो। जी, और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।